ताजा निष्पक्ष खबरों के लिए कहीं नहीं है आपको जाना। प्रतिपक्ष संवाद का काम है सच्चाई आप तक पहुंचाना। उत्तरायणी कॉथिंग शोभा यात्रा के साथ हुआ भव्य उद्घाटन। पर्वतीय महापरिषद लखनऊ द्वारा आयोजित 10 दिवसीय उत्तरायणी कॉथिंग 2021 का उत्तराखंड से भगवान बागनाथ जी की ज्योति लाई गई है। प्रातः पुरोहितों द्वारा मंत्रोच्चार कर दीप मंच पर स्थापित किया गया और अध्यक्ष महासचिव ने पूजन कराया। इसके पश्चात महानगर रामलीला पार्क से शोभा यात्रा का भव्य आगाज हुआ, जिसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बिहेवियर फाउंडेशन की संस्थापक अपर्णा बिष्ट यादव ने शोभा यात्रा में प्रथम युवा प्रकोष्ठ के प्रभारी मोहन सिंह मोना के नेतृत्व में युवा अध्यक्ष पुष्कर नयाल और सुनील के मोठुई के देखरेख में बुलेट रैली निकली, जिसमें 50 युवाओं की टीम थी। जिसके पश्चात पुरोहितों का रथ, भूतपूर्व सेना के सम्मानित सैनिकों का रथ, नंदा राजजात यात्रा की झांकी, तेलीबाग नीलम था के टीम द्वारा शाखा की झांकी, जिसमें विभिन्न देवी देवताओं के रूप को दर्शाया गया, और पर्यावरण को बचाने का संदेश देती झांकी, जिसमें उत्तराखंड की प्रसिद्ध गौरा देवी चिपको आंदोलन को प्रदर्शित करती हुई दिखाई गई थी। व साथ ही विशाल पर्वतीय जन समूह अपनी पर्वतीय संस्कृति की झलक दिखलाते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। कोविड-19 सुरक्षा का ध्यान रखते हुए और जगह जगह पर युवाओं की टीम द्वारा पानी की बोतल, बिस्कुट, नमकीन और मार्क का निःशुल्क वितरण किया गया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर शोभा यात्रा का स्वागत प्रथम सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ मेयर संयुक्ता भाटिया और विशिष्ट अतिथि महंत दिव्या गिरी ने किया। पुरोहितों द्वारा शकुन आंकर मंत्रोच्चार कर कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि का स्वागत, पुष्प गुच्छ भेंट कर महापरिषद की उपाध्यक्षता सुमन सिंह रावत, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा गंगा भट्ट, महासचिव सुमन वनराल, प्रतीक चिन्ह एवं महापरिषद के अध्यक्ष गणेश चंद्र जोशी और महासचिव महेंद्र सिंह रावत ने किया। द्वितीय सत्र सायंकालीन सत्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने विधिवत दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि का स्वागत महापरिषद के अध्यक्ष गणेश चंद्र जोशी और महासचिव महेंद्र सिंह रावत ने माल्यार्पण एवं मुख्य संयोजक ने प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत कर महापरिषद के संस्थापक सदस्य और संरक्षक, जिनका विगत माह आकस्मिक निधन हो गया था, स्वर्गीय ओपी भारद्वाज के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। महापरिषद के महासचिव ने उप मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया, जिनके अथक प्रयास से ये कौथिग स्थल पर्वतीय समाज को कार्यक्रमों हेतु प्राप्त हुआ तथा उन्होंने ये भी आग्रह किया कि इस स्थल पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत पर्वतीय सांस्कृतिक उपवन पर्वतीय समाज को पूर्ण रूप से आवंटित कर दिया जाए। आज क्षेत्र पंचायत सदस्य अनीता बेलवाल ने आम बैठक की, जिसमें गांव की मुख्य समस्या पर चर्चा की गई। क्षेत्र को विकास की ओर कैसे ले जाएं, इस पर ग्रामवासियों से सुझाव मांगे। गांव की समस्याओं के निदान पर चर्चा की। गरीब परिवार के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना की जानकारी दी। मुख्य समस्या गाँव की सड़कों पर सोलर लाइट की व्यवस्था, गाँव की सड़कों का सुधारीकरण, पेयजल की उचित व्यवस्था, सिंचाई गूल की मरम्मत में चर्चा हुई। कार्यक्रम में मुकेश बेलवाल समाज सेवी, कीर्ति बल्लभ, दिनेश चंद्र, लोक सिंह, तारा तिवारी समाज सेवी, भावना बेलवाल, पूरन चंद्र बालम सिंह, रमेश भट्ट, सुरेश भट्ट, नवीन चंद्र हेरा सिंह, गोपाल रोतेला आदि उपस्थित रहे। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के नवनिर्मित कुलपति सचिवालय और कुल सचिव कार्यालय का लोकार्पण कार्यक्रम कोविड-19 के चलते संक्षिप्त रूप से समाप्त किया गया। लोकार्पण विश्वविद्यालय के कुलपति नेगी द्वारा किया गया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर शुक्ल, प्रोफेसर गिरिजा पांडे, उप कुल सचिव विमल कुमार मिश्र के अलावा सभी विभागाध्यक्ष, अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। नवीन भवन में विभिन्न विद्या शाखाओं और अनुभागों की बैठक हेतु साउंड प्रूफ मिनी हॉल, अतिथियों हेतु प्रतीक्षालय और कुलपति कार्यालय और कुल सचिव कार्यालय मौजूद है। कुलपति ने कहा कि जल्द ही विश्वविद्यालय का अतिथि गृह, कर्मचारी आवास तथा कुलपति आवास भी बनकर तैयार होगा, जिन पर निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। ज्ञात हो कि लोकार्पण वाला प्रशासनिक भवन का निर्माण पिछले 5 वर्षों से अधूरा पड़ा था, जिसे कुलपति नेगी द्वारा कुलपति पद पर कार्यभार ग्रहण करते ही पूरा करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए थे। पहले जो है हमारा जो कुलपति कार्यालय था, इसी के नीचे फ्लोर में एक टेम्परेरी बिल्डिंग बनी थी, जिसको फैब्रिकेटेड बिल्डिंग बोलते हैं, उसमें चल रहा था। और उस बिल्डिंग की लाइफ केवल 10 साल होती है। 2012 में वहाँ शिफ्ट हुए थे, 22 में उसने ख़त्म होना था।
नई बिल्डिंग का कार्य हमारा 2013 से शुरू हुआ, जो अभी तक प्रोग्रेस में है। इसका एक विंग आज तैयार हो गया है, जिसमें नया कुलपति सचिवालय और रजिस्ट्रार कार्यालय शिफ्ट हो रहा है। आज कुलपति कार्यालय शिफ्ट हो गया है, 2-3 दिन के अंदर रजिस्ट्रार और एफसी का कार्यालय भी यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और पिछले वर्ष इसका कार्य पूरा कर दिया गया। कुलपति ने कहा कि ये विश्वविद्यालय की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि हम एक आदर्श विश्वविद्यालय के मानकों के अनुरूप मानव संसाधन के साथ साथ भौतिक संसाधनों को भी पूर्ण करने की ओर अग्रसर हैं। कोविड वैक्सीन कोविशील्ड आमद से पूर्व जनपद में कोविड वैक्सीनेशन हेतु कार्मिकों का प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश में बृहस्पतिवार को मेडिकल कॉलेज सभागार में वैक्सीनेशन कर्मियों को 2 चरणों में प्रशिक्षण दिया गया। आगामी 16 जनवरी को प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को जनपद में 4 स्थानों मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी, बीडी पांडे महिला चिकित्सालय नैनीताल और संयुक्त चिकित्सालय गर्मपानी में कोविड वैक्सीनेशन किया जाएगा। गुरुवार को 2 चरणों में 168 कार्मिकों का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में नोडल एवं अपर जिलाधिकारी के.एस. टोलिया ने कहा कि सभी कार्मिक प्रशिक्षण को गंभीरता से लें और प्रशिक्षण में दी जा रही सभी जानकारियों को भली भांति समझें, ताकि वैक्सीनेशन के समय किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। टोलिया ने मेडिकल कॉलेज में आगामी 16 जनवरी को किए जाने वाले वैक्सीनेशन कक्षों का निरीक्षण किया तथा तैयारियों का जायजा भी लिया। मास्टर ट्रेनर और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रश्मि पंत ने बताया कि सभी रूम मानकों के अनुसार बनाए जाएंगे, जिसमें 3 कक्ष होंगे। पहला कक्ष टीका लगवाने वालों के लिए वेटिंग कक्ष, दूसरा कक्ष टीकाकरण के लिए एवं तीसरा कक्ष टीकाकरण के पश्चात 30 मिनट तक लाभार्थी की निगरानी के लिए होगा। कक्षों में सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का भी पूर्ण अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाए। उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान कार्मिकों को वैक्सीन और वैक्सीनेशन की तकनीकी जानकारियां देते हुए कहा कि टीकाकरण केंद्र पर समुचित मात्रा में सैनिटाइजर, मास्क आदि की व्यवस्था रखी जाएगी, ताकि लाभार्थियों एवं कर्मियों के द्वारा सैनिटाइजर का उपयोग किया जा सके। साथ ही कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए साफ सफाई का पूर्ण रूप से ध्यान देते हुए निर्गत प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए। टीकाकरण के पश्चात लाभार्थी को किसी प्रकार की परेशानी के प्रबंध के लिए सेंटर्स पर एनाफरेसिस किट एवं AEFI किट की पर्याप्त संख्या में उपलब्धियां होंगी। टीकाकरण केंद्रों पर कोविड टीकाकरण के उपरांत जनित जैव चिकित्सा अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए कलर कोडेड बैग्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेंगे। वेटिंग तथा ऑब्जर्वेशन रूम में पर्याप्त संख्या में बेड और कुर्सी की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर कोविड संबंधी बैनर, पोस्टर का प्रदर्शन एवं साज सज्जा सामग्रियों का समुचित प्रबंध अनिवार्य रूप से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति को खांसी, जुकाम, बुखार आदि के लक्षण हो तो ऐसे व्यक्तियों को किसी भी दशा में वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। एक वैक्सीन 10 लोगों को लगाई जानी है। प्रत्येक व्यक्ति को 0.5 ml डोज लगाई जाएगी। वैक्सीन बेशकीमती है, जिसकी वजह से आवश्यकता पड़ने पर ही वैक्सीन को खोला जाएगा। डॉक्टर पंत ने बताया कि कोविड-19 टीकाकरण के लिए सभी चयनित स्थलों का नियुक्त नोडल अधिकारियों द्वारा अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोविड का टीका सभी प्रमाणित वैक्सीन प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ही स्वीकृत किया गया है और पूर्णतया सुरक्षित है। चरणवार तरीके से इसे सभी को उपलब्ध कराने की सरकार की योजना है। उन्होंने बताया कि 15 जनवरी को प्रातः 11 बजे से शीत जल मत्स्य अनुसंधान केंद्र भीमताल में पहाड़ी क्षेत्रों बेताल घाट, रामगढ़, धारी, ओखलकांड, भीमताल क्षेत्रों में तैनात वैक्सीनेशन कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद प्रतिपक्ष।